चांदनी अपने प्रेमी के साथ अपने कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में थी और ये बात उसके घर वालों को पता चल गई थी कि चांदनी के कमरे में कोई एक मर्द है, कोई एक लड़का है। असल में चांदनी की शादी आज से कुछ साल पहले हुई थी और शादी हुई थी एक आर्मी के सिपाही से। आज से 1.5 साल पहले एक आतंकवादी के साथ मुठभेड़ में उसके जो पति थे शहीद हो गए थे। जब उसके पति की लाश आई थी तो उसके लाश पर चांदनी इतनी विलाप करके रो रही थी कि लोग इसके पतिव्रता होने की दुहाई देते थे, कहते थे कि नारी तो ऐसी होनी चाहिए। उस समय में चांदनी ने अपने पति को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही थी। वैसे उस समय चांदनी की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन मीडिया में चांदनी ने बड़े बड़े बात कहे थे, बड़ी बड़ी बातें कही थी कि मैं आजीवन इनकी विधवा बनकर रहूंगी। वैसे चांदनी को अब तक कोई भी संतान न थी। चांदनी को बहुत सारे पैसे दिए गए थे, बहुत सारा सम्मान दिया गया था। जो चांदनी अपने पति के लिए इतनी लंबी लंबी बातें कह रही थी, इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही थी, किसी ने सोचा नहीं था कि 1-1.5 साल के अंदर ही वो अपना यार बना लेगी, वो अपना एक बॉयफ्रेंड बना लेगी और उसके साथ कमरे में पकड़ी जाएगी। दोस्तों, ये जो कहानी है एक सच्ची कहानी है, ये एक मार्मिक कहानी है और एक शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, इसलिए आप इस कहानी को थोड़ा सा समय निकाल के अंत तक सुनिए। नमस्कार, प्रणाम। कहानी के इस एपिसोड में मैं सूरज राय आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी मैं शुरू करूं उससे पहले मैं उन लोगों का नाम ले लेता हूं जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो पर QR के माध्यम से और सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना प्यार भेजा है, कुछ सहयोग राशि भेजी है। बिरजू बिहारी बिहार से हैं, इन्होंने 51 रुपये का सहयोग भेजा है। जगन्नाथ पांडे काशीपुर यूपी से हैं, इन्होंने भी 51 रुपये का QR के माध्यम से भेजा है प्यार। गुड्डू जाटव लखीमपुर खेरी से इन्होंने 100 रुपये का प्यार भेजा है, इन्होंने सुपर थैंक्स के माध्यम से भेजा है। पम्मी अग्रवाल 251 रुपये अमृतसर पंजाब से। तो आप जिन लोगों ने भी मुझे QR के माध्यम से या सुपर थैंक्स के माध्यम से प्यार भेजा है, उन लोगों का मेरे तरफ से दिल से हार्दिक आभार। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। अगर आप लोग भी चाहें तो आप लोग अपना प्यार हमें, ये जो QR कोड दिखाई दे रहा है, इस QR के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। आपकी मर्जी जितनी हो, 50, 25, 100, 200, 500 जितना भी आप भेजना चाहें भेजें। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है इस पर भेज दें और अपना नाम अपना पता अवश्य लिखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये जो घटना है दिल्ली की पीतमपुरा की रहने वाली चांदनी की है। चांदनी की शादी आज से 5-6 साल पहले अरविंद नाम के एक सेना सिपाही से हुई थी। धूमधाम से शादी हुई थी। चांदनी भी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लंबी चौड़ी अच्छी खासी थी। जब किसी भी लड़की की शादी आर्मी के जवान से होती है तो उस लड़की की ये खुशनसीबी होती है कि उसका जो सुहाग है वो देश की रक्षा के लिए है और वो इस गर्व से लबरेज चांदनी रहती भी थी। उसे इस बात पर अभिमान भी था। दोनों की जिंदगी बड़े अच्छे से कट रहे थे। चांदनी के घर में चांदनी के अलावा चांदनी के सास ससुर, चांदनी के पति और चांदनी का एक देवर भी था। लेकिन एक दिन होता यह है कि कश्मीर में आतंकवादी के साथ एक मुठभेड़ होता है और उस मुठभेड़ में चांदनी का जो पति होता है अरविंद शहीद हो जाते हैं। जब उसके शहीद होने की खबर यहाँ पीतमपुरा दिल्ली में पहुंचती है तो घर में कोहराम मच जाता है। चांदनी की तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई थी। आप सोच सकते हैं कि चांदनी के ऊपर क्या बीती होगी, क्योंकि उस समय चांदनी की उम्र महज 28-29 वर्ष रही होगी। 28-29 वर्ष कोई उम्र नहीं होती, ये तो जवानी होती है और जवानी में किसी के पति का मर जाना कितना बड़ा दुख है आप लोग खुद सोच सकते हैं। तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था चांदनी के ऊपर। वहां से उसके पति की लाश लाई जाती है। उसके लाश को देख देख कर, जिस बक्सा में लाश लाई गई थी उस बक्सा से लिपट कर पत्नी चांदनी इतना रोती है कि वहां पर जितने भी लोग होते हैं उनकी आंखें नम हो जाती हैं। लोग दुहाई देने लगते हैं चांदनी के नाम की, कहने लगते हैं कि पत्नी हो तो ऐसी हो। देखो पति मर गया और उससे कितना प्रेम करती थी। मीडिया वाले ने बहुत सारी बातें चांदनी से पूछी थी तो चांदनी ने कहा था कि मैं जानती हूँ कि मेरे पति के जाने के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी।
लेकिन उसके बाद भी मुझे अपने पति पर गर्व है कि उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। और जितने भी लोगों ने ये सुना तो चांदनी के बहादुरी के किस्से लोगों के जुबान पर आ गए। लोग चांदनी को शाबाशी देने लगे। चांदनी को सरकार की तरफ से बहुत सारे मुआवजे दिए गए, पैसे दिए गए और सम्मान वगैरह दिया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। चांदनी का मन घर में नहीं लग रहा था, तो फिर चांदनी ने मन लगाने के लिए घर से बाहर एक ब्यूटी पार्लर को ज्वाइन कर लिया। चूंकि वो पहले से ब्यूटी पार्लर का काम जानती थी, तो ब्यूटी पार्लर का काम ज्वाइन कर लिया और उसके बाद उसके चाल चलन में बदलाव आना शुरू हो गया। उसके सास ससुर ने नोटिस किया कि ये जो मेरी बहू चांदनी है, ये देर रात तक घर नहीं आती। जब उससे पूछा जाता है इस बारे में कि तुम हमारे घर की बहू हो, इतने देर रात तक कहाँ रहती हो, तो वो कहती कि चूंकि मैं ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ तो मुझे ऑर्डर आते हैं और मुझे जहाँ भेजा जाता है वहाँ जाकर मुझे काम करना पड़ता है, तो काम करने के सिलसिले में कभी कभी लेट भी हो जाता है। और ये सारी बात सुन के फिर उसके जो सास ससुर होते थे निरुत्तर हो जाते थे। उन लोगों के पास कोई और सवाल जवाब करने का रास्ता बचता नहीं था। चांदनी का जो एक देवर था वो बेंगलोर में जॉब करता था, तो अब घर पे सिर्फ 3 लोग ही रहते थे, एक उसके सास ससुर और खुद चांदनी। चांदनी घर से सुबह ही खाना वगैरह बना के निकल जाती ब्यूटी पार्लर के लिए और फिर देर रात ब्यूटी पार्लर से आती। चांदनी के सास ससुर को चांदनी के ऊपर शक तो बहुत पहले से हो चुका था, क्योंकि जिस प्रकार से इसके चाल चलन में बदलाव आए थे, लेकिन कोई भी सबूत उन लोगों के हाथ न लग रहा था। वो लोग जब भी कुछ कहते, चांदनी ब्यूटी पार्लर का बहाना बना देती, काम का बहाना बना देती। एक बार चांदनी के ससुर ने चांदनी के मोबाइल को चेक करना शुरू किया, तो उसमें उन्होंने देखा कि इसमें कई सारे कंवारे लड़के और कई सारे गैर मर्दों के नंबर हैं और कई सारे अभद्र तरीके के, अश्लील तरीके के चैटिंग भी मौजूद है उस मोबाइल में। ससुर सीधे तौर पे अपने बहू से इस तरीके की बातें तो नहीं कह सकते, लेकिन अपनी पत्नी के माध्यम से, मतलब चांदनी के सास के माध्यम से कहलवाते हैं। चांदनी की सास कहती है कि देखो बहू, हमारे घर की इज्जत की बात है, तुम कोई भी ऐसा काम मत करना कि हमारे घर के ऊपर लांछन लगे कि तुम्हारे मोबाइल में कुछ लड़कों से बातचीत करने के चैटिंग, अजीब अजीब चैटिंग मिले हैं। और ये शिकायत चांदनी के माता पिता से भी की गई, सास ससुर के द्वारा। तो चांदनी के माता पिता ने जब चांदनी से बात की तो चांदनी ने कहा कि लोग जानते हैं कि मैं विधवा हूँ और जब मैं काम करती हूँ तो लोग इस तरीके की कमेंट कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, और जब मुझे अगर बाहर काम करना है तो मुझे मैं उन लोगों से बच के नहीं रह सकती, उन लोगों के हाँ में हाँ तो मिला के रहना ही पड़ता है। तो वो लोग मैसेज करते हैं तो मैं उनका जवाब दे देती हूँ, इससे ज़्यादा हमारा कोई भी मतलब नहीं होता उस मैसेज से। अब ये सब बात सुन के उसके जो माता पिता होते हैं वो भी चुप हो जाते हैं और सास ससुर के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता इससे आगे बात बढ़ाने की। लेकिन ये जो शक था दिनों दिनों बढ़ता जा रहा था। एक दिन चांदनी के सास ससुर सोचते हैं कि इस तरीके से कि हम अपनी बहू की जो चालाकी है उसको नहीं पकड़ पाएंगे, तो पकड़ने के लिए हमें अपने बहू को किसी न किसी दिन रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा। तो वो एक प्लान बनाते हैं सास ससुर और बहू से कहते हैं कि मैं 1 सप्ताह के लिए बाहर जा रहा हूँ घूमने, 1 सप्ताह के बाद आऊँगा। और यह कहकर घर से चले जाते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी से कह के जाते हैं कि मेरे घर पे नज़र रखिएगा इस बात पर कि मेरे जाने के बाद मेरे घर में कोई गैर मर्द गैर लड़का आता है क्या, अगर कोई आए तो मुझे आप इन्फॉर्म कीजिएगा। आपको तो पता ही है कि किसी दूसरे के घर की चुगली करनी हो तो पड़ोसी को इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। पड़ोसी इस बात को हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हैं और ये जो सास ससुर होते हैं, सास ससुर उसी शहर में कुछ दूरी पर एक होटल रेंट पर लेकर रूम में रहने लगते हैं और अपनी बहू पर नजर रखने लगते हैं। जब चांदनी को लगता है कि मेरे सास ससुर बाहर चले गए हैं घूमने, तो वो अपने एक प्रेमी को अपने घर पे बुलाती है। जब वो अपने प्रेमी को घर पे बुलाती है तो वो जो पड़ोसी जो पहले से ही नजर गड़ाए हुए बैठा था, वो कॉल करके चांदनी के सास ससुर को बता देता है कि अभी आपके घर में आपके बहू के साथ एक
गैर मर्द मौजूद है। ये बात तो सुनना था कि उसके सास ससुर चूंकि कुछ ही दूरी पर होटल रेंट पर लेकर रह रहे थे, तुरंत पहुंचते हैं और घर के अंदर प्रवेश करते हैं। घर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो उन्हें आभास हो जाता है कि हाँ, कमरे में चांदनी किसी गैर मर्द के साथ मौजूद है। चांदनी की जो सास होती है, छिप के जो बाहर एक छोटा सा छेद होता है, उसके माध्यम से मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है और बाहर से गेट लगा देती है। अब उनकी बहू और एक गैर मर्द कमरे में बंद होता है और वो इधर क्या करते हैं कि लोगों को जमा करना शुरू कर देते हैं और चांदनी के माता पिता को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि जल्दी से जल्दी आप यहाँ आओ। सारे लोग जमा हो जाते हैं, चांदनी के माता पिता भी आ जाते हैं। उसके बाद गेट खोली जाती है और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है चांदनी को जलील करने का। जितने भी लोग थे सारे लोग चांदनी के ऊपर थू थू करने लगे थे। जो उसका ससुर था अपना सारा गुस्सा निकालना शुरू करता है चांदनी को। वो कहता है कि मैं तो सोचता था कि मेरे घर में जो बहू आई है ये लक्ष्मी स्वरूपा है, लेकिन ये तो उल्टा निकली। इसने मेरे परिवार के नाक को काट दिया है, इसने मेरे परिवार की इज्जत को तार तार किया है। मेरा बेटा शहीद होकर जो इतना गौरव, इतना गर्व की बात किया, इतना शान, इतने आन की बात की, उन सारे चीजों पर कालिक पोत दी मेरी इस बहू ने। चांदनी के पास सुनने के अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं। जितने भी लोग थे, जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। लोग कह रहे थे कि मैंने इसे तो देवी समझा था, लेकिन ये तो बहुत बड़ी उल्टा निकली, बहुत बड़ी वेश्या निकली। चांदनी को और बहुत सारी गंदी गंदी बातें कही गई। चांदनी को सजा देने के नाम पे पीटा गया। वो जो आदमी था उसको भी पीटा गया। ये सब कुछ चांदनी बर्दाश्त करती रही और अंत में उसके जो सास ससुर थे वो चांदनी के माता पिता को लेकर अभद्र टिप्पणी करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे की शादी एक ऐसे खानदान में होगी जिस खानदान की लड़की इतनी गिरी हुई नीच हरकत कर सकती है। और माता पिता को बहुत गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी गई। ये बात चांदनी से बर्दाश्त न हुई और अब चांदनी ने अपना मुंह खोला। फिर चांदनी ने वैसी बात कही, ये बातें प्रत्येक उस परिवार को सुननी चाहिए जिसके घर में कोई लड़की विधवा हो या फिर कोई बहू विधवा हो। चांदनी ने कहना शुरू किया, जब मेरे पति की मृत्यु हुई थी मैं बहुत दुखी थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने आप को इतना भरोसा दिया था कि मैं एक सैनिक की पत्नी हूं और मैं अपनी जिंदगी इसी तरीके से गुजार दूंगी, अपने पति को याद करते हुए। लेकिन जब मुझे अनुदान राशि अलॉट किया गया था और मैं उस पैसे के लिए अफसरों के चक्कर लगाती थी, तो अफसरों की गिद्ध दृष्टि मुझ पर पड़ गई और अफसरों ने मेरा शारीरिक शोषण किया। उसके बाद मुझे वो पैसे अलॉट किए गए। ये बातें मैंने अपने माँ बाप को भी बताई थी। मेरे माँ बाप बहुत चिंतित हुए। उनको लगा कि मेरी बेटी का जीवन इस तरीके से नहीं गुजर सकता है। तो मेरे माँ बाप ने मुझसे कहा कि ऐसा करो कि तुम अपने देवर से शादी कर लो। मैं इस पर राजी हो गई क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि मेरी जिंदगी अगर मैं शादी नहीं करूंगी, अगर मैं इस तरीके से रहूंगी तो अभी मेरी उम्र उतनी हुई नहीं है। हो सकता है कि मैं खुद ही बहक जाऊं या फिर हो सकता है कि मुझे कोई दूसरा आदमी बहका दे। एक अफसर ने मुझे बहका ही दिया था, तो मैं इस बात से भी डर रही थी। और एक विधवा, जो जवान विधवा हो, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की गलत दृष्टि रहती है। ये बातें जब मेरे सास ससुर से बताई गई थी तो मेरे सास ससुर ने बिल्कुल ही मना कर दिया था और मेरे सास ससुर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ऐसे में तो हमारे घर की इज्जत चली जाएगी। और इन्होंने अपने छोटे बेटे से मेरी शादी होने की बात को एक सिरे से खारिज कर दिया था। मैं घर में बहुत परेशान रहने लगी थी, तो मुझे मेरे सहेलियों ने और मायके वालों ने बताया कि ऐसा है कि तुम घर के बाहर कोई काम शुरू करो जिससे कि तुम्हारा मन लगा रहे। मैंने ब्यूटी पार्लर शुरू किया। मैं जाती थी लोगों के घरों में, लोगों के यहाँ शादी वगैरह में काम करने, ब्यूटी पार्लर में। लोग मुझे गलत गलत शब्द कहते थे। मैं समझ चुकी थी कि मुझे अकेले में नहीं रह सकती। अगर मैं अकेले रहूंगी तो मैं खुद घुट के रहूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं सती सावित्री हूं। जब लोग मुझे देखकर गंदे कमेंट करते थे तो हर बार मुझे उस पर गुस्सा ही आता था। कई बार मुझे अपने आप पर तरस भी आता था। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक साथी की जरूरत है। और फिर वो तमतमाते हुए गुस्से में कहती है अपने सास ससुर की तरफ इशारा करके
कि ये अभी जो है इनकी उम्र 60-65 वर्ष है, आज भी ये पति पत्नी साथ सोते हैं। मैं इसे बुरा नहीं मानती, लेकिन क्या आज भी इनके शरीर की जरूरत है? तो मैं 28-29 साल की हूँ, क्या मेरी शरीर की जरूरत नहीं हो सकती? क्या मेरे शरीर की जरूरत मुझे गलत करने पर मजबूर नहीं कर सकती? इसके बाद भी मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की है। कई बार जब मैं मजबूर हो गई हूँ, उसके बाद ही मैंने अपने आप को इस दलदल में झोंका है। किसी और से शादी करने की तो बात ही नहीं थी, क्योंकि मेरे सास ससुर किससे नाक करती थी, और मुझे अपनी जरूरत भी थी, क्योंकि मैं कई बार मजबूर हो जाती थी। चांदनी की बात सुनकर वहां पर जितने भी लोग थे, उन लोगों को लॉजिकल तो लगा, उन लोगों को लगा कि हाँ भाई सही बात है, चांदनी की अभी उम्र ही कितनी है, भटक सकती है। और इसमें गलती तो चांदनी के सास ससुर की है कि उसका एक बेटा मरा है, दूसरा बेटा तो अभी कंवारा था। चांदनी की अगर उससे शादी कर दी जाती तो चांदनी इस तरीके से नहीं भटकती। वहां पर एक समझदार व्यक्ति था, उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारी जो पुतोह है इसने कुछ भी गलत नहीं किया, अगर इससे गलती हुई है तो इसकी मजबूरी है और इसके जिम्मेवार तुम भी हो। जैसे पेट की जरूरत होती है, जैसे पेट की भूख होती है, वैसे ही शरीर की भूख होती है। जैसे पेट के भूख को शांत न किया जाए तो लोग अत्याचार अनाचार करना शुरू कर देता है, वैसे ही अगर शरीर के भूख को शांत न किया जाए तो लोग व्यभिचार करना शुरू कर देता है। इसमें चांदनी की गलती नहीं है। चांदनी को इस परिस्थिति में झोंका तुमने, गलती तुम्हारी है। अगर ये इस तरीके से रहेगी तो ये न तो खुद किसी काबिल रहेगी और न इस समाज को इस काबिल रहने देगी। ये खुद तो गंदा होगी ही, लेकिन अपने अगल बगल के माहौल को भी गंदा करेगी, और इसमें इसकी कोई गलती नहीं होगी। ये अपने शरीर के हाथों मजबूर होगी। उसके बाद उसके सास ससुर को समझ में आ जाता है कि उसने गलती कहाँ पर की थी, और उसके बाद उसके देवर को बेंगलोर से बुलाया जाता है। देवर वैसे चाहता था कि मैं अपनी भाभी से शादी कर लूं, क्योंकि उसे पता था कि हमारी भाभी भटक रही है, और वो अपनी भाभी की मजबूरी को भी समझता था। और उसके बाद फिर सामान्य तरीके से चांदनी की शादी उसके देवर से कर दी जाती है। दोस्तों, यहाँ मैं अपने तरफ से एक बात जोड़ना चाहूंगा कि ये विधवा की शादी न हो, ये बहुत पुरानी बात हो गई। ये उस समय की बात थी जब कोई औरत विधवा होती थी, और उस समय का उस तरह का माहौल भी था। कोई किसी भी विधवा महिला को देवी के नजर से देखता था, उसकी तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखता था, उसको देखकर आदर सूचक शब्द का इस्तेमाल करता था, कोई गंदी बातें नहीं करता था, कोई फबतियां नहीं कसता था। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आज तो होता है कि जहां पर मौका मिला वहीं पर चौका मार देते हैं लोग, और किसके हाथ में मोबाइल नहीं है। आज अगर विधवा महिला हो गई तो टाइम पास करने के लिए अगर उसके हाथ में भी मोबाइल आएगी, तो मोबाइल में जब वो कुछ खोलेगी तो उसके सामने में भी कुछ ऐसे दृश्य आ सकते हैं जो उसके मन को गंदे कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आज का जो दौर है, ऐसे दौर में अगर कोई विधवा महिला चाहती है कि उसकी शादी किसी और से हो जाए, तो हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में आप अपना नाम अवश्य लिखें। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।